आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, ईद की छुट्टियां थी और जो है सब को यही लग रहा था कि ईद की छुट्टियों के बाद जो है कल रात में जो न्यूज़ आई, क्योंकि इस वक्त हमारी मार्केट जो है वो वॉर और जो है क्रूड ऑयल की फ्लक्चुएशन के हवाले से जो है हमारी मार्केट इस वक्त चल रही होती है। कल दिन के टाइम पे जब मैंने प्रोग्राम किया था तो उस टाइम तक जो है खबरें काफ़ी मायूस कुन खबरें थी। लग रहा था कि पता नहीं शायद मार्केट कहीं हॉल्ट ही ना हो जाए, बट रात तक कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए, पॉजिटिव आए, क्रूड ऑयल भी नीचे आया, तो जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम लगा कि आज की मार्केट हमारी पॉजिटिव होगी, और जो कि हुई भी। 4,000 प्लस पॉइंट जो है मार्केट हमारी स्टार्ट हुई। और इसके बाद जो है लेकिन मार्केट में हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट टेकिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। वॉल्यूम्स भी कोई इतने कोई ख़ास नहीं थे मार्केट में। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं पूछूंगी भी अभी प्रोग्राम अपने गेस्ट से बात करते हुए, क्योंकि आज पूरी अगर हम देखें ऑल ओवर मार्केट, अगर हम एशिया की मार्केट देखें तो काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन हमारी उस हिसाब से नहीं थी। तो शायद हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑयल का, क्या ये वजह थी और क्या वजूहात थी, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, इमरान मेमन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सीआई इक्विटीज़ में, और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में, और ऑब्वियसली आप लोगों के सवालात भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और अभी ईद तो खैर ख़त्म हो चुकी है। आपको भी ईद मुबारक। जी बहुत जी। शुक्रिया। सर, आज की मार्केट के हवाले से ज़रा बताएं कि ऑल ओवर जो है, हम जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि मार्केट ऑल ओवर जो है, जितनी भी मार्केट्स थी वो सारी पॉजिटिव थी, लेकिन हमारी मार्केट उस हिसाब से पॉजिटिव नहीं हुई थी। और फिर पूरे दिन में जितनी प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग आई, तो वो फिर वो 4,000 पॉइंट वो बच के मेरे ख्याल में 1,500 पॉइंट के समथिंग अराउंड पे जो है हमारी मार्केट ने क्लोजिंग ली है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो जनवरी का महीना अगर आपको याद हो, जब शायद मैं अकेला था जो ये बात करता था कि एक बहुत हेल्दी करेक्शन जो है वो मार्केट में ड्यू है, और थोड़ा सा अपने चीजों को समेटना शुरू कर दें, प्रॉफिट टेकिंग में तरह तवज्जो दें। सही। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोग तो यही कहना शुरू हो गए थे कि ये हमेशा मंदी की बात कर रहा होता है। उस पे फिर बहुत सारे लोगों ने आपके ही प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चन भी पूछे रिगार्डिंग हब पावर एंड ऑल, और हाँ। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी पूछा कि भाई आपको क्या लग रहा है कि क्या रीजन हो सकता है। उस मैंने ये कहा था कि मैं रीजन नहीं देख रहा होता, मैं तो चार्ट्स के बेस पे बता रहा हूँ कि एक मार्केट में सही। हेल्दी करेक्शन ड्यू है, फिर रीजंस आपके सामने नजर आने शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ। एक चीज अभी है कि मार्केट में अभी वो करेक्शन का फेज खत्म नहीं हुआ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड वो करेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होती, मैं नहीं समझता कि मार्केट में कोई अच्छे वॉल्यूम्स उस आ सकेंगे। वो करेक्शन दो लेवल्स हैं, या तो मार्केट 1,35,000 का लेवल टेस्ट करे या 1,25,000 का लेवल टेस्ट करे। इन दोनों लेवल्स में से किसी एक लेवल पे वॉल्यूम आना चाहिए। आता है तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ, यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गया, अदरवाइज द करेक्शन कैन कंटिन्यू फर्दर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अगर हम ये ऑयल की बात करें ना, तो देखें कल जो
बात हुई, इनफैक्ट अगर अभी अभी की मैं बात करूं तो इस वक्त ऑयल दोबारा 91 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम्म। ठीक है जी। कल दोपहर के टाइम पे ऑयल ने तकरीबन कोई 87 का एक लो पोस्ट किया था, उसके बाद 92 तक गया था, क्लोजिंग हाँ। पे 92 के आसपास आई थी, अभी भी 91 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कल एक खबर आई ना, उस खबर को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सही। खबर ये आई थी जिसके बाद में ईरान ने भी तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हाँ। खबर थी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात की है कि हम अगले 5 दिनों के लिए ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं नहीं करेंगे। ये करें। बात नहीं कि हम कि कंप्लीट सीज फायर कर रहे हाँ। हैं, ये बात की थी कि अगले 5 दिन तक हम उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाएंगे या उस पर कोई अटैक नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सही। फिर उसके बाद रात में खबर आई कि भाई पाकिस्तान एक मीडिएटर का काम करने जा रहा है। ये ठीक है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अब यहाँ पे अगेन थोड़ा सा, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मेरी इतनी नॉलेज है, ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं पॉलिटिकली या इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे सकूं, लेकिन जितनी चीजें समझ में आती हैं उस हिसाब से बता सकता हूँ हम्म। कि देखिए, पाकिस्तान अगर ये रोल प्ले करता है ना, तो पाकिस्तान को बहुत टैक्टफुली ये रोल रोल प्ले करना होगा। वाई? बिकॉज पाकिस्तान के लिए अमेरिका से भी दोस्ती जारी रखना जरूरी है, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर है ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान और इंडिया का जो एक सीज फायर करवाया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सही। फिर उसके बाद जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती जो है वो ट्रम्प साहब की हो गई है। इनफैक्ट पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट ने, सारी गवर्नमेंट ने ट्रम्प को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया था। हाँ। लेकिन साथ साथ अगर देखें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो एक दारोमदार है वो ईरान पे भी है। बिल्कुल है। जितना गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में है वो मेनली ईरान पे डिपेंडेंट सही। है। ईरान गैस पाइपलाइन जो एक चीज चल रही है और काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमें देखना ये होगा, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली मैंने ऐसा कहा ना कि मेरी ना हैसियत है ना मेरा वो डोमेन है कि मैं इतनी बात करूं, लेकिन जितनी नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस पे टेक्टफुली चलना पड़ेगा। तो ये हम इस पे कोई कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर सकते इस बात पे कि भाई पाकिस्तान ने कोई मीडिएटर का रोल प्ले कर दिया या इस तरह की कोई चीज कर दी। वी हैव टू बी वेरी 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 टेक्टफुल और बहुत ज्यादा वॉचफुल होकर काम करना पड़ेगा मार्केट में। देखें, अगेन मार्केट पे आते हैं, अगर ये सब चीजें हो रही होती तो आज मार्केट शायद अपर होल्ड पे खुलती और वहीं भी रहती, और मार्केट में कम से कम भी जो है ना, अगर हम सिर्फ 100 इंडेक्स की बात करें तो कम से कम 600-700 मिलियन का वॉल्यूम निकलता। आज 100 इंडेक्स में से 220 मिलियन का वॉल्यूम निकला है, जो कि एवरेज अगर बात करूं तो रमजान के जो कम आवर्स वाले डेज थे उनमें भी इससे ज्यादा वॉल्यूम निकल आता हाँ। है, एवरेज अगर बात करूं तो बात समझ में आती है ना कि इस वक्त चीजें जो हैं वो everyone is having a wait and see approach। तो जब everyone is adopting wait and see approach तो फिर हमें क्या पड़ी है कि भाई हम जबरदस्ती किसी को बोलें कि भाई तुम बाय करो, और जितना पैसा बनाया था टिल जनवरी, जो पैसा बनाया था बहुत हार्ड अर्न मनी था लोगों का, वो ऑब्वियसली वो फिर इसी तरह से मार्केट में निकल जाता है ना, तो उसका फायदा है नहीं। तो सही। बेहतर है कि सबसे आसान काम देखें नादिया ये होता है कि हम किसी को बाय कॉल दे दें। यू नो बेटर। सबसे आसान काम होता है कि हम किसी को बोले में चढ़ के बाय कर लो। चाहे वो ओजीडीसी 500 पे होगा ना तो बड़े आराम से लोग बाय कर लेंगे। हाँ, ओजीडीसी 200 पे होगा, 150 पे होगा तो शायद लोगों के लिए बाय करना मुश्किल होगा। तो भाई बेहतर है कि वेट कर लो, इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा तो काम कर लेना। ऐसे ही है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनके भी सवाल शामिल कर लेते हैं। जी, साद हुसैन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये मालूम करना था कि हास्कोल पेट्रोलियम और फौजी फूड के आपने बड़े अच्छे टारगेट दिए थे, तो आप अभी तक दिसंबर एंड टारगेट उन पे कायम है कि ये अचीव कर लेंगे? देखें, साथ साहब साथ ही बात करें ना। जी जी। जी जी साहब, बुखारी बात, जी जी। देखें, साथ साहब दिसंबर में इस वक्त कम से कम भी अगर हम बात करें तो 9 महीने हैं, 8 महीने तो हैं। और हम्म। 8 महीनों में अगर हम बात करें तो पर मंथ अगर ऑन एन एवरेज 20 वर्किंग डेज हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 160 वर्किंग डेज। 160 वर्किंग डेज का मतलब ये हुआ कि अगर पर डे 6 घंटे हैं तो आप 160 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। मसला ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि ये टारगेट्स हो सकते हैं, वो टारगेट्स हमने कब बताए थे ये भी आप देख लें।
हमने हम्म हेस्कॉल 27 रुपए पे तो नहीं कहा था ना। हाँ, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हाँ, हेस्कॉल का एक अच्छा टारगेट है, लेकिन यहाँ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बाय करें। आपको याद होगा नादिया। बिल्कुल और इसी मुझे तरह याद से है। बिल्कुल एफएफएल के बिल्कुल लिए मैं 22 रुपए पे, 23 रुपए पे मैं कहता था कि यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाय करें। हाँ, टारगेट्स इसके हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको नीचे का वेट ठीक। करना पड़ेगा। अगर हेस्कॉल तो मेरे अभी ख्याल से अभी बाई बाई 16 रुपए कर के सकते हैं बाद इनको इसने अच्छा लास्ट में? जंप, मैं समझता हूं कि देखिए, फुल थ्रॉटल के साथ बाय नहीं करना। अगर ये मैं एक सिंपल बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में आपसे कहूंगा इसमें। हम्म। और इनको कहाँ तक बाई करना चाहिए? नीचे? मेरे ख्याल से अगर हेस्कॉल आपको 16 रुपए का लेवल टूटता है तो फिर ये 12 तक भी जा सकता है, वहां पे फिर आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट में तो वेटिंग पीरियड इस अगले 2-3 महीनों में ना, वेटिंग पीरियड या एक पेशेंस टेस्टिंग लेवल ज्यादा हो सकता है मार्केट का। ये हर दफा होता है। मैंने ऐसे शुरू में कहा था कि सबसे आसान काम जो है ना, वो चढ़ के बाय करना होता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना मेरा करियर गुजरा है, स्पेशली मार्केट रिसर्च में, मैंने कभी भी लोगों को चढ़ के बाय करने की मैंने रिकमेंडेशन नहीं की। मैंने लोगों को ये कहा है कि भाई ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट बंद नहीं हो रही, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि कल बिल्कुल मार्केट बंद हो जाएगी और आपको मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट खुली हुई है, आपको हमेशा मौका मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू हसन। बहुत वेलकम, वेलकम शुक्रिया जी। जी। जी एमन आसिफ अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं You एमन? Alhamdulillah, I'm good too, and mashallah, mashallah, you are doing a great job. Alhamdulillah, and it's always very nice to see you over there. Always, I do watches your each and every program. Okay, I'm not gonna waste you too much time. First of all, Eid थैंक Mubarak यू to एमन, everyone थैंक over यू there. सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच जी। सवाल करें। Jazakallah. My player always, Nadia. Acha, I'm not gonna waste you too much time. There is just a short question that I wanted to ask. That how can investor balance defensive and growth stocks in today's market? If sir can just elaborate a little bit, that would be so nice. Jazakallah. एमन, देखिए, मैंने ये बात लास्ट जो मेरा इंटरव्यू था, मेरे ख्याल से महीना भर पहले नादिया ने कंडक्ट किया था। उसके बाद आप तो शायद नाराज हो गए थे कि नहीं नहीं ये है, हमेशा मंदी की बातें कर रमजान रहा था, होता है, थोड़ा तो सा जो इसकी है ना टाइम इसको का इशू इसको था। इसको बुलाना ही बेकार है, जब देखो मंदी की बातें कर रहा होता है। तो बहरहाल, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अपने इन्वेस्टमेंट को आप इस तरह से रखें कि 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट जो कि डिविडेंड दे रहे होते हैं स्टॉक्स। बाकी 30% आप ग्रोथ स्टॉक्स ले लें, या पेनी स्टॉक्स ले लें, या इन अदर वर्ड्स कैपिटल गेन वाले स्टॉक्स को आप ले लें। इसको आप ज़हन में रखें। और फिर जब डिविडेंड वाले स्टॉक्स में आप काम कर रहे हो ना, तो ये ना देखें कि उसका रेट क्या चल रहा है, आप उसको देखें कि पिछले 5 साल में उसकी एवरेज डिविडेंड यील्ड क्या है। उस एवरेज डिविडेंड यील्ड के ऊपर आप आंखें बंद करके काम कर सकते हैं। मैंने बहुत दफा मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम पे कैपको की मिसाल मैंने दी है कि पिछले 20 साल, 2002 में कैपको लिस्ट हुआ था, 24 साल हो चुके हैं। 24 सालों में कैपको 80 रुपए भी हुआ, कैपको मेरे ख्याल से 20 से नीचे भी आया, लेकिन हर दफा इसने ऑन एन एवरेज तकरीबन 7 से 8 रुपए का डिविडेंड दिया साल का। तो आप देख लें कि जिसने 20 साल पहले या 24 साल पहले 10,000 शेयर लिए हों कैपको के 2.5 लाख रुपए पे, वो आज तकरीबन सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से कम भी को 16 से 17 लाख रुपए सिर्फ डिविडेंड उसका कमा चुका होगा। रेट उसका कहीं भी जा रहा हो, उसको परवाह नहीं। तो इस तरह से काम करना देखें। अगर डिविडेंड वाले स्टॉक्स में आप देख रहे हैं, तो डू नॉट सी कि उसका रेट क्या चल रहा है, सी कि उसने डिविडेंड कितना दिया है पिछले 5 सालों में। उस डिविडेंड के बेस पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। और Thank you जी, so much. Jazakallah, sir. थैंक यू एमन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अता जैनी सर, आपका सवाल था। अच्छा अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं, अभी जिस तरह की ये फ्लक्चुएशन मार्केट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा जो है ऑयल के ऊपर हम डिपेंडेंट हुए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी मैं कहूँगी कि इस वक्त जैसे कि वॉर सिचुएशन होती है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कमोडिटीज ऊपर जा रही होती हैं, गोल्ड नीचे आया था, अब आज फिर 16,000 समथिंग कुछ ऊपर चला गया है। तो ये क्या वजह थी, क्या सिनेरियो था, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, इसमें भी मैं आपको बताऊं कि हम्म जनवरी में गोल्ड, मेरे ख्याल से अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, हम्म मैं उसको
PKR में तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें तो तकरीबन 5600 पर आउंस का रेट चला गया। सही। ठीक है जी। अब 5600 का जो पर आउंस रेट चला गया था, उसमें बहुत सारे जो एक्सचेंजेस थे, दुनिया के बड़े बड़े एक्सचेंजेस, उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग मार्जिन थे ना, वो इंक्रीज कर दिए थे। जब ट्रेडिंग मार्जिन इंक्रीज होते हैं तो लोग फिर उसमें स्पेशली जब बाय का टाइम आता है, क्योंकि नॉर्मली गोल्ड में जो काम होता है वो लेवरेज पे होता है। जब मार्जिन बढ़ जाता है तो लोग अपने लेवरेज वाले पोजीशंस को ऑफलोड कर रहे होते हैं। अच्छा, वो मार्जिन अभी तक कम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, मैं अगेन ये कहूंगा कि अगर इतना आसान होना कि वॉर हो रही है, ये हो रही है, ये देख के ये काम कर लो, तो मतलब मार्केट वाले भी तो बैठे हुए हैं ना, और वो शायद हमसे 10 कदम आगे उसकी सोच रहे होते हैं। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि मिस्टर इमरान आके आज गोल्ड बाय करेंगे, ये देखे कि भाई ईरान और इसराइल की, या ईरान और अमेरिका की एक ऑफिशियल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो इमरान साहब बाय करने के लिए आएंगे, तो वो भी तो सामने बैठे हुए ना, वो कहेंगे आओ बाय करो, फिर हम करवाते हैं बाय आपसे। तो ये भी है कि एक एक टर्म होती है ना, बाय द रूमर सेल द फैक्ट। जब वो जब 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 वो चीज हो गई, अब एक और मैं आपको मिसाल दूंगा। ऑयल ने भी तकरीबन 115 या 117 का हाई पोस्ट किया था। अभी देखिए वॉर खत्म नहीं हुई, लेकिन ऑयल ने उसके बाद पिछले हफ्ते तकरीबन 79 का लो पोस्ट किया, कल 84 का लो पोस्ट किया। दो के वो अभी भी 91 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी वो 150 नहीं हुआ, अभी वो 200 नहीं हुआ, अभी वो 250 नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये भी बड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मार्केट में आप सिर्फ ये देख के काम नहीं कर सकते कि बस ये हो गया तो मैं काम कर लूं। सिर्फ आप तस्वीर का एक रुख देखेंगे ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ गोल्ड में अभी तो खैर फ्रॉम दिस पॉइंट तकरीबन 4400 से मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई $200-250 ये ऊपर ट्रेड कर सकता है। लेकिन उसके बाद गोल्ड में एक बड़ी करेक्शन, जो कि मैं तकरीबन जनवरी से कह रहा हूँ कि बड़ी करेक्शन ड्यू है, तकरीबन 3800 तक गोल्ड आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। वहां मेरे ख्याल से इसकी करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, सही सही, जी बिल्कुल। और जी अता जैनी साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप लोगों को बहुत बहुत। वालेकुम सलाम, ईद अच्छा इमरान मुबारक। साहब, मुझे फौजी फूड के बारे में मालूम करना था कि फौजी फूड मेरी बाइंग थी 19 रुपीज़ की, तो वो काफ़ी नीचे आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या सेल करके निकलता हूँ या अभी वेट करूँ? मैं एक फौजी फूड है मेरे पास और एक इको पैक है। 54 की बाइंग थी मेरी, अभी 38 पर आ गया है, तो ज़रा इन दो के बारे में बता दीजिएगा मुझे, बहुत शुक्रिया। देखिए अता साहब, मैं यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मैं सेल करूं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सेल करना, आप ये समझें कि शायद सेल करना आपको शायद ज्यादा नुकसानदेह होगा, बजाय इसके कि आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी बाय को थोड़ा सा संभाल ही लूं। जब आपने 19 रुपए का संभाला है, तो मैं समझता हूं कि अब आप ये ध्यान में रखें कि ये अगर 14 रुपए का लेवल तोड़ता है, तो फिर आपने आंखें बंद करके एग्जिट दे देना होगा। क्योंकि वो लेवल अगर टूटता है तो फिर मेरे ख्याल से ये तकरीबन ये आ सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से 11:15 से 11:30 के आसपास जो है ना, इसमें बाय अटेम्प्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, अच्छा बनेगा से मुराद ये नहीं है कि आप सारा का सारा अपना थ्रेशोल्ड वहां पे यूज कर लें। अच्छा बने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको लाख शेयर लेने की गुंजाइश है, तो अच्छा बनने की मुराद ये है कि वहां पे आप 50,000 स्टार्ट कर सकते हैं। आप 20,000 नहीं बल्कि 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सी कि वहां पे उसकी मूवमेंट किस तरह से रहती है, देन यू कैन फर्दर थिंक कि आगे क्या करना है। इको पैक का अगर मैं बताऊं तो मैं समझता हूं कि इको पैक जो है वो तकरीबन आप ये समझें कि 27 रुपए 70 पैसे तक ये बड़े आराम से आ सकता है। वहां इसका फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये 27 रुपए का लेवल तोड़ देता है, तो फिर मेरे ख्याल से इसको देखना भी शायद मुनासिब नहीं होगा। सही, बहुत शुक्रिया जी। फैसल अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अरे आप वालेकुम ये सलाम। बताएं, आपने कितनी जूम आईडीज बनाई हुई हैं, पहले तो ये बताएं। हर दफा आप नई जूम आईडी के साथ आते हैं, नए मैडम नाम के साथ आते हैं। मैं लिख नहीं सकता, वो लड़के लिख देते हैं। मुझे नहीं आता, मैं बना नहीं सकता। मैं अच्छा, खुद भी हर ये दफा स्टॉक आप एक मार्केट में नए काम नाम के करता हूँ साथ आते काम करता हैं। रऊफ साहब, मुझे याद है आपका नाम। हूँ। मैम साहब, मैं ना खुद से नहीं करता काम, ये लड़के करते हैं। चलें मैं चलें स्टॉक चलें, अपना मार्केट में भी सवाल काम कर ले। करता हूँ।
चलें अपना सवाल हाँ करें। जी, दोनों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। और इमरान मेमन साहब, ही इज अ वेरी वंडरफुल मैन। मैं इन्हीं के उस पे ना, और हाजी इकबाल साहब के उस पे ना पोर्टफोलियो बनाया हुआ मैंने। चाहे मेरा डाउन भी है, दैट इज नॉट अ मैटर। मैं ज़हनी तौर पे बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन लोगों से ना। बहुत शुक्रिया इमरान जी। साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ दीवान फारूक मोटर्स के बारे में बता दें, उसके बारे में क्या आउटलुक हो सकता है। थैंक यू सर। जी, मैं देखिए बता दीवान फारूक मोटर, मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है ना, तकरीबन 16 16.5 के आसपास, ये एक अच्छी रेंज है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप बड़े आराम से इसको बाय कर सकते हैं बिटवीन 16 एंड 14। ये जो प्राइस रेंज है ना, ये इसके लिए बहुत अच्छी रेंज बनी हुई है बाय के लिए। लेकिन जो अपसाइड है वो मैं समझता हूँ कि अब शायद इतनी अग्रेसिव ना हो। ये 27 रुपए से 30 रुपए के आसपास आके दोबारा से एक थकावट का शिकार हो सकता है। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। यू आर अ नाइस मैन। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर, जी बहुत शुक्रिया। नितेश मुखर्जी, नितेश मुखर्जी अपना सवाल, नितेश अपना सवाल करें। अब देखिए, मैं नए लोगों को मौका देती हूँ, उनका माइक नहीं ऑन होता है। जी इफ्तिखार अहमद साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। आप लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक हो। खैर आपको भी मुबारक, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि कोहाट सीमेंट को बड़े अरसे से मैंने गले लगाया हुआ है, हम्म। और अभी तो उसने जो है ना वो हद कर दिया है। तो अभी मुझे बताएं उसके बारे में कि मैं उसको अभी होल्ड रख सकता हूँ या उसको फिर अभी मजबूरन सेल कर। क्वार्ट सीमेंट में आपको बड़ा एक ब्लंट आंसर दूंगा कि अगर ये 75 का लेवल तोड़ता है तो ये 62 तक जा सकता है। तो फिर इसका मतलब है सर, इसमें से जो है ना एग्जिट ले लेना चाहिए। मैं अब देखिए, मैं अगेन यही कहूंगा, मैं कोहाट सीमेंट के बारे में शायद जनवरी के महीने से कह रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ी करेक्शन ड्यू है, इससे निकल जाना चाहिए। जब ये 125 110 के आसपास था, तब से मैं लोगों से कह रहा हूं, नादिया के प्रोग्राम में ही रहते हुए कह रहा था कि भाई इससे निकल जाए, सीमेंट सेक्टर से निकल जाए, एक बहुत बड़ी करेक्शन सीमेंट सेक्टर में ड्यू है। लेकिन सर इसमें बाय बैक का भी तो था कि बाय बैक कंपनी ने करना है, तो वो भी इन्होंने कोई मेरा ख्याल हरकत नहीं की अभी तक। अब देखिए ना, सीधा सा मैं आपको आंसर यही दूंगा कि अगर आपको बायबैक पे ही बाय करना है तो फिर आप कर लें। फिर आप, मतलब मैं आपको सीधे सा कहूंगा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई बायबैक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? फिर आप बाय कर लें। बस देखिए ना, एक सीधी सी बात है कि मैं उन सब चीजों को देखता ही नहीं हूं ना। मैं सिर्फ लकीरों को देख के ये एक एनालिसिस दे रहा होता हूं कि भाई एक चीज अपना टॉप बना चुकी है, उसमें बायबैक होना है। बायबैक तो पाइनियर सीमेंट में भी होना था, वो अपने उस हाई से तकरीबन 150 रुपए नीचे आ चुका है। बायबैक जो है वो मेरे ख्याल से मेपल लीफ ने पाइनियर बाय करना था, वो 135 से 80 हो चुका है। तो ये सब चीजें देखें, जो जो काम करने वाला है ना मार्केट में, वो आपको इसीलिए तो खबरें दे रहा होता है कि वो अपना माल निकाल के आपको दे देगा, और आप फिर जो है वो हर प्रोग्राम में लोगों से पूछ रहे होंगे कि मैं क्या करूं। ये मैं आपको 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं भाई अपना। सही बात है। मैंने 30 साल गुजारे हैं इस मार्केट में, तो लोगों की शायद उतनी उम्र भी नहीं है। तो बेहतरीन है सर। ज- थोड़ा सा मार्केट को डिफरेंट एंगल से भी देखना शुरू करें। सिर्फ ये नहीं होता कि इस चीज का ईपीएस इतना आ गया तो मैं बाय कर लूं, इसमें बाय बैक की खबर आ गई तो मैं बाय कर लूं, इसमें डायरेक्टर बाय कर रहा है तो मैं बाय कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना कि अगर ऐसा होना होता तो आज मार्केट होल्ड पे होती, और मार्केट में कम से कम 600-700 मिलियन का वॉल्यूम सिर्फ केएससी 100 इंडेक्स स्टॉक्स में निकल चुका होता। बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल आप लोग देखें इस तरह से अपनी जो होती है ना कि गैस करके कि अच्छा ये कंपनी खुद शेयर्स ले रही है तो फिर इसका मतलब है कि हम भी इसमें इन हो जाए। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने जो इस तरह से बेचारे बहुत बुरी तरीके से स्टक हुए हैं। तो प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा अपनी स्टडी भी करें, साथ में एक एक्सपर्ट की गाइडेंस भी लिया करें। ठीक है, जब भी आप ये काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो एक एक्सपर्ट की अंडर गाइडेंस आप सीखे भी, खुद सीखें, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ जो है एक एक्सपर्ट की अंडर गाइडेंस जो है आपने जो है अपना काम भी करना है। सर अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त कल क्या लग रहा है कि कल मार्केट कैसी रहेगी, या और जो है इसके साथ ही साथ जो है इस वक्त क्या कौन से स्टॉक्स आपको लग रहा है, क्योंकि इस वक्त हम लॉन्ग टर्म के लिए तो सबको पता है कि भाई अभी डिविडेंड वाले शेयर्स में लेना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त काम करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक एक शॉर्ट या मीडियम टर्म में अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो किन स्टॉक्स में जाना चाहिए? मैं तो सीधी सी ये बात कहूंगा कि भाई इस वक्त कैश इज किंग। अच्छा। ठीक है। दो के मेरा ताल्लुक ब्रोकेज हाउस से, और नहीं। जब मैं ये बात करता हूँ तो मेरी अपनी टीम मुझसे नाराज हो जाती है। पास्ट में भी होता रहा है ऐसा। नहीं। 2022 में जब हम यूक्रेन रशिया के वॉर वाले सिनारियो में थे, उस पर भी ऐसा होता रहा। 2017 में जब हम MSCI में जा रहे थे, मार्केट 53,000 पे थी। हाँ। मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लोगों को कहता था कि यार एग्जिट ले लो। तो मेरी टीम मुझे कहती थी भाई तुम ब्रोकर हाउस में बैठे हुए तुम कैसे लोगों को कह सकते हो कि एग्जिट ले लो, तुम्हारा हाँ। काम तो एग्जिट दिलवाना नहीं है, तुम्हारा काम तो बाय करवाना है। तो मैं लोगों को कहता था कि भाई आपने बाय करवाना है आप करवा दो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भाई फिलहाल मार्केट से बच के रहो। तो मेरे ख्याल से मार्केट में इस वक्त कैश इज किंग वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। ये ना सोचें कि मैं इंट्राडे कुछ कर लूंगा तो मेरा छक्का लग जाएगा, उस छक्के के चक्कर में आप क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अपनी चीजों को थोड़ा सा होल्ड पे रखें, कैश को होल्ड पे रखें, डू नॉट जंप इन ब्लाइंडली। और मैं यही देख रहा हूं कि मार्केट में जो है वो एक बहुत ही थिन रेंज और मजीद वो थिन होती हुई नजर आ रही है। मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज शायद 1,58,000 का लेवल टेस्ट होगा, लेकिन मार्केट एक 57,300 से भी आके जो है वो दोबारा रिवर्स कर गई। अब मैं समझता हूं कि मार्केट को एक 57,300 को ब्रेक करना होगा फॉर अ बेटर मूव। उससे पहले एक रेजिस्टेंस 1,52,700 पे खड़ी हुई है। तो हाँ। जहां पे हम खड़े हुए हैं वहां से चीजें जो हैं वो उस तरह से कोई खातिर खा नजर नहीं आ रही हैं कि चीजें अच्छी हो जाए। नीचे अगर ये 1,51,000 का लेवल टूटता है तो फिर हम दोबारा से 1,45,000 की रेंज टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो मार्केट में कोई उस तरह से फ्रूटफुल सिनारियो बनता हुआ नजर आ नहीं रहा। तो अच्छा। बेहतर है कि हम भी थोड़ा सा साइड पे होके सिर्फ देखें कि भाई हाउ द मार्केट इज मूविंग। अच्छा, सही बिल्कुल। और इस वक्त कल की मार्केट को सर क्या प्रिडिक्ट करेंगे? रेंज बाउंड ही एक्टिविटी है, और मैं समझता हूं कि जो रेंज है वो तकरीबन शायद हो सकता है कि मार्केट 1,51,000 को ना तोड़े नीचे। ऊपर जैसे मैंने कहा कि 1,57,300 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बनती हुई नजर आ रही है। सही 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 सही, बिल्कुल जी। सही। बहुत शुक्रिया सर इमरान आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।